नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से साइंस की सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक पूरा क्लियर किया, वो है सेल। सेल से रिलेटेड हमने टॉपिक वाइज लेक्चर देखे और उससे रिलेटेड MCQ का सेशन हम लोगों ने किया, सॉल्व किए क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े, सेशन को लाइक किया, सब्सक्राइब किया चैनल को, और हमें आशा है कि आप यहाँ से जो भी क्लासेस दी जा रही हैं आप लोगों को अच्छी लग रही है। जो भी आपके रिकमेंडेशन है, सुझाव है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप टिप्पणी कर सकते हैं। सेक्शन में जाकर के आप उसमें कमेंट कर सकते हैं एज अ रिकमेंडेशन, या ऐसा सजेशन आप उसको रिकमेंड या सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि सेल का टॉपिक जब फिनिश हो जाएगा तो वो फिनिश होने के बाद हम लोग टिश्यू या और जो सेल डिवीजन वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ हमें रिकमेंडेशन और कुछ हमें सुझाव दिए गए हैं कि कुछ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले वो लाए जाएं, उसके बाद में जो बचे हुए थोड़ा जिस टॉपिक से कम क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो हम लोग देखेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे। तो टिश्यू हमारा इसके बाद का जो टॉपिक है, या सेल डिवीजन जो इसके बाद का टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे या बाद में इसकी क्लास देखेंगे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड रहेगी। तो आज के सेशन में हम लोग जो एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गन सिस्टम जो हम ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। हालांकि हम लोगों ने पहले जो इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें हम लोगों ने ये बात भी बताई थी कि किस तरीके से हम लोग क्लास का जो है ओवरव्यू, उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से सेल्स फॉर्म होकर के टिश्यू फॉर्म करते हैं और टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं आज। और मैंने अभी बताया कि जो ये टिश्यू वाली जो क्लास है या सेल डिवीजन वाली क्लास है उसको हम लास्ट में रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्जाम को ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम लोग उसको ले रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि इम्पोर्टेंट जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है, हमारा एक जो महत्वपूर्ण अंग तंत्र है वो हमारा पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो आज की क्लास में या आज से हम जो अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम की होंगी। और जैसे पहले की तरीके से हम लोग वही चीजें अपनाएंगे, क्या कि पहले क्लास वाइज टॉपिक को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आपके MCQs होंगे वो लास्ट क्लास में आपको MCQ सेशन में देखने को मिलेंगे। जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो सारे उस सेशन में आपको देखने को मिलेंगे, या भविष्य में आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं या एक तरीके से आने की आशंका है वो सारे क्वेश्चंस आपको उस MCQ क्लास में देखेंगे। आप लोगों ने अगर सेल का MCQ सेशन देखा होगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको प्रीवियस ईयर या प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस वहां से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण हमारा जो टॉपिक है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन सिस्टम है वो हमारा है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन या डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। इसको पढ़ने से पहले कुछ इसका रेफरेंस है, कुछ इससे चीजें जुड़ी है वो हम पहले जानेंगे कि क्या होता है न्यूट्रिशन। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं सबके अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। क्या अर्थ होता है इसका, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो न्यूट्रिशन एक बेसिक प्रोसेस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू फूड को इनटेक करके बॉडी में उसके ब्रेकडाउन होकर के उसका यूटिलाइज करना, उस फूड को यूटिलाइज करना बॉडी के थ्रू, यही आपकी पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म, अब हमारे अंदर ही न्यूट्रिशन की प्रोसेस नहीं होगी, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबके अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। तो फूड को ऑब्टेन करके उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करके उसको यूटिलाइज करना, उस फूड को, ऑब्जर्व फूड को क्या करना, यूटिलाइज करना, उसका प्रयोग करना, उसका उपयोग करना ही क्या है, हमारा न्यूट्रिशन है, या इसे ही कहते हैं पोषण। तो पोषण की प्रक्रिया आपने समझी कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, किसी भी जीवधारी के द्वारा भोजन को क्या करना, ले करके उसे पाचित करना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ करके उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है ये दो तरीके से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, एक होता है आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसे आप स्वपोषण कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है क्या, हमारा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक जो टर्म है
वो दो वर्ड से मिलके बना है, ऑटो और ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन। इसका मतलब एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस सेल्फ से होती है उसे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और जिसमें न्यूट्रिशन के लिए ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है उसे आप क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे एनिमल्स, हम लोग क्या हैं, हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसी है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे अंदर देखने को मिलता है। हम लोग परपोषी हैं, हम लोग पोषण के लिए दूसरे जीवों पे डिपेंड होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और आपके जो प्लांट्स होते हैं या आपके जो एल्गी होते हैं, ये ऐसे आपके जीव होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पोषण के लिए क्या होते हैं, इनके अंदर खुद से क्या होता है, अपने न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है खुद से होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसके हेल्प से वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद ऑब्टेन कर लेते हैं या खुद बना लेते हैं, तो उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज आपने जाना क्या कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन के मोड जो होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक आपका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोग क्या हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो आपका कैसा होता है, वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यानी हम लोग कैसे, हमारे अंदर जो पोषण होता है वो पर पोषण होता है, हम लोग दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑर्गेनिज्म आपके ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। इस रेफरेंस में अगर बात करें तो मानव के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, हेटेरोट्रॉपिक है। अब पूरी न्यूट्रिशन की जो पूरी प्रोसेस है, पूरी जो प्रक्रिया है पोषण की, ये हमारे अंदर कंप्लीट जब होती है तो ये 5 स्टेप में पूरी कंप्लीट होती है। इसका मतलब समझिए आप ध्यान से कि द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीटेड इन ह्यूमन बीइंग इनटू 5 स्टेप्स, 5 चरणों में ये आपकी जो पोषण की प्रक्रिया है हमारे शरीर के अंदर कंप्लीट पूर्ण होती है। जिसमें से कुछ आपकी इंपॉर्टेंट आपके इसके पार्ट्स हैं, जैसे इंजेशन, फिर आपका क्या होगा, डाइजेशन, और फिर क्या आपका होगा, ऑब्जॉर्प्शंस, और फिर आपका क्या होगा, एसिमिलेशन, और फिर तो आपका क्या है, इसको इजेशन भी कह सकते हो या इसको डेफिकेशन भी कह सकते हो, डेफिकेशन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन एक एक प्रोसेस के बारे में जानते हैं। ये सब न्यूट्रिशन की प्रोसेस है या न्यूट्रिशन को कंप्लीट होने के स्टेप्स हैं। तो देखिए क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इंजेशन, देखो क्या होता है। इंजेशन ऑर्गेनिज्म के थ्रू या हमारे थ्रू फूड को बाहर से इनटेक करने की जो प्रोसेस है। जैसे सपोज आज हमको भूख लगी, हम कुछ खा रहे हैं, तो खाना जब हमने क्या किया, अपने बकल कैविटी में, माउथ कैविटी में इसको रखा, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसी प्रोसेस को इंजेशन बोलेंगे, अंतराग्रहण बोलेंगे। यानी कि इनटेक द फूड, या आपको फूड को माउथ के अंदर रखने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसे आप इंजेशन कहते हो, ठीक है। आपने फूड को माउथ में रख लिया, माउथ में रखने के बाद क्या होगा, जो हमारा फूड है उसमें 2 तरीके की ब्रेकिंग होगी। हमारा जो फूड है वो ब्रेक होगा, लेकिन 2 पार्ट में ब्रेक होगा। एक हमारा क्या है, मैकेनिकल ब्रेकिंग, दूसरा हमारा केमिकल ब्रेकिंग। तो मैकेनिकल ब्रेकिंग आप क्या होता है, डाइजेशन आप देखेंगे तो आप यहाँ पे ब्रेकिंग होगी, ब्रेकिंग ऑफ फूड, मतलब जो बड़े बड़े आपके फूड पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स वो छोटे, एक बड़ा फूड पार्टिकल्स आपका जो होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होगा। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को डाइजेशन बोलेंगे। अगर आपको डाइजेशन को डिफाइन करना है तो क्या होगा कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में एंजाइम्स की हेल्प से जब ब्रेक होते हैं तो इसे डाइजेशन कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपने जाना कि डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड, या सिंपलर पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं।
तो आपको ये इंजेक्शन समझ में आया। डाइजेशन मैंने बताया दो तरीके की ब्रेकिंग होती है, एक हमारी क्या होती है मैकेनिकल ब्रेकिंग, दूसरी हमारी क्या होती है वो हमारी केमिकल ब्रेकिंग होती है। जैसे हमने फूड को इंजेस्ट किया तो हमारे टीथ ने क्या किया, उस फूड पार्टिकल्स जो कि आपका बहुत ज्यादा सॉलिड फॉर्म में था या आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, उसको क्या कर दिया, छोटे 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 स्मॉल पीसेस में ब्रेक किया, है ना, उसको क्रश किया, बाइट किया हमने, उसको टीयर किया, उसको हमने क्या किया, ग्राइंड कर दिया अपने टीथ के हेल्प से। तो इस वाली ब्रेकिंग को क्या बोलेंगे, मैकेनिकल ब्रेकिंग करेंगे। उसके बाद हमारे एंजाइम्स की हेल्प से हमारे जो फूड के अंदर, कॉम्प्लेक्स फूड के अंदर जो केमिकल है, वो केमिकल जो आपका न्यूट्रिएंट्स हैं, वो छोटे 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 स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में जब ब्रेक होंगे तो उसे केमिकल ब्रेकिंग कहेंगे। तो आपको डाइजेशन समझ में आया कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स या बड़े बड़ा जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं वो छोटे 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 फूड पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएंगे। किसकी हेल्प से, किसकी मदद से, एंजाइम्स की हेल्प से। ठीक है, अगला हमारा स्टेप क्या होता है, फाइनली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके जो फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड में भोजन में जो उपस्थित जो भोज्य पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में या प्रोटीन के फॉर्म में या आपका फैट या वसा के फॉर्म में, तो वो आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। जब फाइनली वो ब्रेक हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे आपने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट का फाइनली क्या हुआ, ब्रेकिंग हुई, तो वो आपका ऑब्जर्व हुआ या ब्रेक हुआ जाकर के आपका ग्लूकोज के फॉर्म में। फैट फाइनली जो है वो ग्लिसरॉल के फॉर्म में ब्रेक हुआ जाकर के, जो इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है। और आपका जो प्रोटीन है वो आपका किस फॉर्म में, वो आपका न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में फाइनली क्या हो गया, ब्रेक हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स में जो हमारा फूड पहुंचा है उसको ऑब्जर्व करके, उसमें फिंगर लाइक, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे, छोटी आंत में देखेंगे तो फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम विलाई बोलते हैं। तो उसी विलाई के थ्रू क्या होता है, फूड पार्टिकल्स जो सिंपलर फॉर्म में हैं वो आपके ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। उस ऑब्जर्व करने की जो प्रोसेस है उसे ही ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ऑब्जॉर्प्शंस बोलते हैं, उसी को ऑब्जॉर्प्शंस बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका वो ब्लड स्ट्रीम से होकर के बॉडी की हर एक सेल्स तक पहुंचता है। वहां पर क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होकर के वहां हमें एनर्जी मिलती है। तो इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। अब जो फूड हमारा ब्रेक हो गया, उस फूड में बहुत सारे कुछ ऐसे अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स थे, अनडाइजेस्टेड पार्ट थे जो हमारे लिए आपके उपयोगी नहीं थे। तो उसको हमने क्या किया, तो उसको हमने अपनी बॉडी से बाहर निकाला फीकस के फॉर्म में। तो आपका जो रिमूवल होता है आपके फूड से, जो अनवांटेड आपका फूड होता है, अनवांटेड जो पार्टिकल्स होता है, उसको अपनी बॉडी से रिमूव करने की जो प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं या इसी को डेफिकेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे शरीर में जो पोषण की प्रक्रिया है वो आपके 5 चरणों में पूर्ण होती है, 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। वो है क्या, इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शंस, एसिमिलेशन और आपका क्या है, डेफिकेशन, या इसी को आप क्या बोलते हो, इजेशन बोलते हो। हमें ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। और इसके बाद आपने ये देखा कि ये पूरी प्रोसेस इन जो स्टेप्स के थ्रू कंप्लीट होती। अब हम लोग देखेंगे क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके 2 पार्ट होते हैं बेसिकली। कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। मानव का जो पाचन तंत्र होता है उसके 2 अंग होते हैं, एक होता है हमारा एलिमेंट्री कनाल और दूसरा हमारा होता है क्या, एसोसिएटिव ग्लैंड। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपका एक होता है आहार नाल और दूसरा आपका क्या होता है, सहायक ग्रंथियां होती हैं जो आपकी क्या करती है, एसोसिएट करती हैं डाइजेशन में। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल और एसोसिएटिव ग्लैंड्स सहायक ग्रंथियां, जैसे लीवर, जैसे पैनक्रियाज, जैसे आपकी क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, लाल ग्रंथियां हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड है और इंटेस्टाइनल और पैनक्रियाज और आपकी लीवर। ये कुछ ऐसी ग्लैंड्स हैं, ये कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो पूरे पाचन की प्रक्रिया में हमारे शरीर में क्या करती हैं, एंजाइम्स रिलीज करती हैं जो फूड को ब्रेक करने में हमारी बॉडी के अंदर हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये स्टेप समझ में आए। इसको हम लोगों ने देखा कि हमारा जो ये प्रोसेस है या न्यूट्रिशन की जो प्रक्रिया है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट हुई। ठीक है, फिर डाइजेशन में हमने 2 पार्ट देखे, एलिमेंट्री और
डाइजेस्टिव आपकी जो एसोसिएटिव ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्री कनाल है आप फिगर के थ्रू देख सकते हैं, ये आपकी जो एलिमेंट्री कनाल होती है फूड पाइप होती है, मस्कुलर फूड पाइप होती है, जो कहां से स्टार्ट होती है, हमारे माउथ कैविटी या आपके माउथ से स्टार्ट होकर के, ये ऐसे आप देख सकते हैं माउथ कैविटी से स्टार्ट होकर के ऐसे होते हुए ये आपका पूरा अनस तक, ये पूरा जो फूड पाइप है इसी को एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। इट कंसिस्ट वेरियस पार्ट सच एज, देखेंगे बकल कैविटी, इसको आप माउथ कैविटी भी कहते हैं, फिर आपका क्या आएगा फेरिंग्स आएगा, फिर आपका इसोफेगस आएगा, और फिर आपका क्या आएगा स्टमक आएगा, और फिर आपका क्या आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, और फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होंगे, ड्यूडेनम, जियोजेनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होंगे, रेसिकम, कोलन और रेक्टम। तो इस तरीके से हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे किसके बारे में, एलिमेंट्री कनाल के बारे में, आहार नाल के बारे में, उसके बाद में जो आपकी इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनकी हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या शुरुआत करेंगे, एलिमेंट्री कनाल के बारे में, और एलिमेंट्री कनाल के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, उसके अलग अलग पार्ट के बारे में अलग अलग हम लोग स्टडी करेंगे, और उसमें होने वाला जो डाइजेशन है वो देखेंगे। तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री कनाल। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्री कनाल के बारे में। भाई अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, मानव के अंदर जो पाचन तंत्र होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा होता है एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल जिसे आप आहार नाल बोलेंगे, और एक आपका हो जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड, या इसी को कहोगे एसोसिएटिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। चलिए एलिमेंट्री कनाल क्या है, आहार नाल क्या है, तो ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो माउथ कैविटी से लेकर के, माउथ कैविटी से लेकर के आपका जो अनस तक, इसका एक्सटेंशन आप देखेंगे तो माउथ कैविटी से लेकर के अनस तक इसका एक्सटेंशन होता है, और इसकी लेंथ की बात करें तो ये 32 फीट लॉन्ग होती है, या अगर पूछा जाए कहीं पे आपको 8 से लेकर के 9 सेंटीमीटर 8 से 9 मीटर ये लंबी एक मस्कुलर ट्यूब होती है, और इसके अलग अलग पार्ट होते हैं जहां पर अलग अलग तरीका का डाइजेशन होता है। जैसे हम सबसे पहला पार्ट देखेंगे, इसका जो ओपनिंग पॉइंट होता है एलिमेंट्री कनाल का, जिसे आप माउथ कैविटी बोलोगे, माउथ कैविटी को ही बक्कल कैविटी या बकल कैविटी बोला जाएगा, या इसी को हिंदी में कहेंगे मुख गुहा। ये ओपनिंग पॉइंट होता है फर्स्ट। सेकंड हमारा क्या आएगा, फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स आएगा जिसे हम ग्रसनी कहेंगे। फिर हमारा थर्ड क्या आएगा, ईसोफेगस आएगा, ईसोफेगस आएगा, और ईसोफेगस को ग्रास नली कहेंगे। फिर फोर्थ हमारा इसी का पार्ट आएगा स्टमक, स्टमक को हम कहेंगे अमाशय। फिफ्थ इसी का पार्ट हमारा आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन को हम आगे चल करके डिटेल में देखेंगे तो इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम। फिर हमारा जो 6th पार्ट आएगा वो हमारा आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम ब्रीफ में देखेंगे तो इसके भी आपके क्या होंगे, इसके भी 3 पार्ट होंगे, क्या, ड्यूडेनम, कोलम, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके भी आपके 3 पार्ट होंगे, क्या, सीकम, कोलन और रेक्टम, ठीक है। इसको भी हम लोग डिटेल में जब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे तब हम लोग इसके बारे में देखेंगे, और आपका लास्ट इसका अनस वाला पार्ट खत्म करके ये पूरा एलिमेंट्री कनाल पार्ट जो ट्यूब होती है वो आपकी फिनिश होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं जो जूसेस सेक्रीट करती हैं, जो पाचक रस निकालती हैं, डाइजेस्टिव जूस को सेक्रीट करते हैं, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स फूड के अंदर प्रेजेंट जो आपके फूड पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेकिंग में उनकी हेल्प करती हैं। तो कौन कौन सी हैं, जैसे सबसे पहले माउथ में बकल कैविटी में आपकी सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड, इनके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड हमारी कौन सी आ जाएंगी, वो हमारी आ जाएंगी जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। थर्ड हमारी कौन सी ग्लैंड आ जाएगी, वो हमारा हो जाएगा लीवर, बाइल जूस निकालेगी लीवर। और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हमारा हो जाएगा जिसे आप कहेंगे क्या,
पैंक्रियाज, अग्नाशय, ये एक ऐसी ग्लैंड होती है जो मिक्स ग्लैंड होती है, जो हार्मोन्स भी सेक्रेट करेगी और जो एंजाइम्स भी सेक्रेट करेगी। एंडोक्राइन सिस्टम आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये एक ऐसी ग्रंथ होती है हमारी बॉडी के अंदर, एक ऐसी ग्लैंड होती है जो एज अ एंडोक्राइन का भी काम करती है और एज अ एक्सोक्राइन का भी काम करती है। ये हार्मोन्स भी रिलीज करती है और ये क्या करती है, जूसेस भी सेक्रेट करती है। तो ये आपकी बात होगी पैंक्रियाज के बारे में। और आपका लास्ट इसका क्या रहेगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट देखे, एलिमेंट्री कनाल और एलिमेंट्री कनाल के अलग अलग पार्ट्स देखे, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखी जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं, उनके बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक पॉइंट यहाँ से लेंगे। सबसे पहले माउथ कैविटी को स्टार्ट करेंगे। माउथ कैविटी के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री का कौन सा पार्ट उठाएंगे, माउथ कैविटी या बकल कैविटी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बकल कैविटी के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्री कनाल का फर्स्ट पार्ट लेते हैं जो है माउथ कैविटी या बकल कैविटी या मुख होगा। ये आपका क्या होता है, एलिमेंट्री कनाल अगर आप देखेंगे तो इसका ओपनिंग पॉइंट होता है ये इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं माउथ कैविटी या बकल कैविटी, इसे ही कहते हैं मुख गुहा। और इसमें क्या होते हैं, इसमें तीन पार्ट होते हैं। इसमें क्या क्या आता है, हमारे माउथ कैविटी के अंदर क्या क्या होता है आप देखते हैं। क्या, नंबर 1 टीथ, इसके अंदर टीथ होते हैं, और टंग होती है, और थर्ड आपका क्या है, इसके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड होती, लार ग्रंथियां होती। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टीथ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की हमारी क्लास इसके आगे बढ़ेगी टीथ। हम लोग पहला पार्ट बकल कैविटी में पढ़ेंगे जो है टीथ, ठीक है। अब ये टीथ सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहीं से अराइज होगा, वो क्या है, स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओडेंटोलॉजी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। और हमने स्टडी वाली क्लास में ये चीज बताई हुई थी, वहां पर भी आपने देखा था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओडेंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ह्यूमन बीइंग के टीथ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आप एक चीज और समझिए, क्या कि ह्यूमन बीइंग कुछ और ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर पूरे लाइफ साइकिल में एक बार टीथ आते हैं। कुछ ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पूरे लाइफ साइकिल में 2 बार टीथ आते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके जीवन काल में पूरी लाइफ साइकिल में 2 से ज्यादा कई बार टीथ आपके आते हैं। तो इसके बेसिस पे आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, बाइफायोडेंट, मोनोफायोडेंट, बाइफायोडेंट और पॉलीफायोडेंट, ठीक है। मोनोफायोडेंट वो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें पूरे लाइफ साइकिल में एक बार टीथ आते हैं। बाइफायोडेंट या डाइफायोडेंट वो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग, जिनके पूरे जीवन काल में पूरे लाइफ साइकिल में 2 बार टीथ आते हैं, ठीक है। और पॉलीफायोडेंट की बात करें जिसमें बहुत बार टीथ आते हैं पूरे लाइफ में, एग्जाम्पल के लिए जैसे कंगारू हो गया, ठीक है, और मेढक, फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब आपके पॉलीफायोडेंट के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन बाई की बात करें, हम लोग यहाँ ह्यूमन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हैं, हम लोग हैं बाइफायोडेंट, यानी हमारे अंदर क्या है, 2 बार आपके टीथ आते हैं, हम लोग बाइफायोडेंट हैं। फायोडेंट द्विबार दंती, यानी कि हमारे पूरे लाइफ साइकिल में 2 बार दांत आते हैं, हम लोग द्विबार दंती हैं। हमारे जो टीथ होते हैं वो एक सॉकेट के अंदर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, एक तरीके से हमारे गम्स जो होते हैं, हमारे जो जबड़े होते हैं, सॉरी जो हमारे मसूड़े होते हैं, उनके अंदर सॉकेट के अंदर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं या जुड़े हुए होते हैं या धसे हुए होते हैं। इस वजह से हमारे दांतों के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, थीकोडेंट, ठीक है।
तो ये बात आपको समझ में आएगी। अब जनरली अगर हम इस टूथ का एक स्ट्रक्चर देखें, अगर हम एक दांत का स्ट्रक्चर देखें तो जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि हमारे जो टीथ दिखाई पड़ते हैं, जो अपीयर होते हैं वही टीथ है। नहीं, टीथ का जो पार्ट हमें दिखाई पड़ता है वो अपर पार्ट दिखाई पड़ता है। जनरली टीथ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगर पूरे टीथ का स्ट्रक्चर, टूथ का स्ट्रक्चर देखा जाए, एक दांत का एक संरचना देखी जाए तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, लेकिन हमें जो दिखाई पड़ता है वो ऊपर का ही पार्ट दिखाई पड़ता है। तो जो पार्ट ऊपर से दिखाई पड़ता है उसे क्राउन कहते हैं, और जो पार्ट हमें दिखाई नहीं पड़ता है, जो हमारे मसूड़ों के अंदर या गम्स के अंदर होता है, उसे आप रूट वाला पार्ट कहते हो। ठीक है, तो जनरली एक टूथ जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक जो पार्ट दिखाई पड़े वो क्राउन, दूसरा जो मसूड़ों के अंदर पैक हो वो रूट हो गया। अब उस टीथ के अंदर जाकर के देखिए, स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा दिखेगा। टीथ की जो आउटर लेयर है ये वाली, इसे इनेमल बोलते हैं। ये व्हाइट कलर के जो हमारे टीथ आगे दिखते हैं वो हमारे टीथ के ऊपर आउटर जो लेयर चढ़ी हुई होती है उसे इनेमल कहते हैं। और इनेमल के लिए अगर बात करें या इनेमल के रेफरेंस में बात करें तो ये हमारी पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? वो हमारा इनेमल है। ठीक है, तो आप इनेमल के बारे में देख लिए। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आप जाएंगे तो सेकंड जो लेयर आएगी वो आपकी डेंटिन की आएगी। ठीक है, और उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको जो रूट वाला पार्ट होता है वो कवर्ड होता है सीमेंटम से। इधर आपको पल्प कैविटी मिलेगी जिसके अंदर आपको बहुत सारी ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी, और नीचे आपका नर्व का कनेक्शन देखने को मिलेगा। तो आप जब देखते हैं कि ये किसी से रिलेटेड आपका आरसीटी होता है, रूट कनाल ट्रीटमेंट, है ना, तो जो रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है तो यहाँ पर आपके रूट में ही आपका वो क्या, ये जो कनाल होती है ये पल्प कैविटी, इसी के अंदर आपका वो ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी के अंदर जो आपकी चीजें होती हैं वो डॉक्टर, जो आपके डेंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके यहाँ पर जो नर्व सेल्स होती है या एक तरीके से जो वेसल्स होती है उसको कट करने का काम, उसका कट करने का काम करते हैं। तो एक मतलब जो ट्रीटमेंट होता है जिससे आप क्या कहते हो, रूट कनाल ट्रीटमेंट, वो यहीं पर आपके डॉक्टर करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या, कि एक आपका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है टूथ का वो आपका ये है। क्या, इसकी आउटर लेयर इनेमल। इनेमल क्या होती है? इनेमल एक सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। दूसरी आपकी जो लेयर उसकी होती है जिसे आप क्या बोलते हो, डेंटिन बोलते हो। और डेंटिन आपको पता होना चाहिए कि जब डेंटिन एक्सपोज होता है तो आपका टूथ रीके होता है। इस वाली लेयर, इसको आपको क्या बोलोगे, सीमेंटम बोलोगे। और अंदर आपकी पल्प कैविटी जहां पर आपकी ब्लड वेसल्स है जो टीथ को ब्लड सप्लाई करती है। तो इस तरीके से आपने एक जनरल स्ट्रक्चर टीथ का देखा। अब हम क्या कार्य के आधार पर, अगर हम फंक्शन के बेसिस पे देखें तो टीथ हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर क्या होते हैं तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। हमारा एक अपर जा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इंसीजर जो होते हैं आगे के हमारे 4 टीथ ऊपर के अपर जा में, 4 टीथ लोअर जा में, दोनों जा में सामने के जो फ्रंटियर टीथ होते हैं 4 ऊपर और 4 नीचे के जा में, जबड़े में, वो आपके इंसीजर होते हैं। और इंसीजर को कहा जाता है हिंदी में क्रंदक। और इनका जो प्रमुख कार्य होता है, जो इनका मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, टू बाइटिंग द फूड। ये फूड को बाइट करते, काटने का काम करते हैं। अगर आपको एप्पल दिया जाए, सेब दिया जाए तो उसको काटने के लिए आप कौन से टीथ का इस्तेमाल करेंगे? तो सबसे पहले आप आगे से कट करेंगे। इसका मतलब आगे से बाइट करने का जो काम टीथ करते हैं वो आपके कौन होते हैं? वो आपके इंसीजर होते हैं। और इंसीजर का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 4 अपर जा में है, 4 जो लोअर जा में, टोटल 8 नंबर में होते हैं। ठीक है, फिर उसी के ये जो आपके इंसीजर हैं, इंसीजर के दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, अपर जा में भी और लोअर जा में भी, टोटल एक इधर और लोअर जा में एक इधर, टोटल 4 नंबर में आपके होते हैं क्या, इंसीजर। और इंसीजर का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो आपके जो अपर पॉइंट होता है वो पॉइंटेड होता है और थोड़ा नुकीले होते हैं। और इनका बेसिक काम क्या होता है कि ये फूड को टीयर करते हैं। अगर आपसे बात करें क्या, कि जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस जो होते हैं, मांसाहारी जो होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, जंगली जो जानवर होते हैं,
उनका काम क्या होता है कि उनके अंदर यही आपका जो आपका केनाइन टीथ होता है, जो रदनक होता है, ये बहुत ही क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है और बहुत ही नुकीला होता है, जिससे इनके सामने जो इनका प्रे आता है, शिकार आता है, हंटिंग जब ये करते हैं तो उसको फाड़ने के लिए, मांस को फाड़ने के लिए इसी टीथ का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या है आपका, जो है आपका क्या है, कैनाइन है, रदनक है। तो इस प्रकार आपको ये बात समझ में आई क्या कि आपका जो कैनाइन होता है उसका काम क्या होता है और कैनाइन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। फिर आपके ये आपका है प्रीमोलर और आपका मोलर, इसे कहते हैं अग्रचर्मणक, ये आपका चर्मणक। फिर से देखो, ये क्रंदंत, ये रदनक, ये अग्रचर्मणक और ये चर्मणक, इसको हिंदी में कहते हैं। मतलब क्या कि ये आपके इंसीजर, ये कैनाइन, ये मोलर और ये आपके प्रीमोलर, इनका नंबर कितना होता है, ये भी आपके 8 होते हैं और ये आपके कितने होते हैं, 12 होते हैं। लेकिन अभी हम इसका जो है देखेंगे मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के रेफरेंस में, तो नंबर आपका वेरी करेगा क्या। तो ये इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है यानी अग्रचर्मणक जो होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, ये फूड को च्यू करते हैं। और आपके जो ये वाला पार्ट होता है यानी कि जो आपका फोर्थ टीथ होता है, जो आपके प्रीमोलर होते हैं, उनके पीछे आपके दोनों साइड में 3 टीथ आपके दोनों साइड में और दोनों जा में, अपर और लोअर जा में आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप कहोगे क्या, मोलर कहोगे, चर्मणक कहोगे। और इनका काम भी क्या है, फूड को पूरी तरीके से क्रश कर देना, चबाने में, पीसने में, ग्राइंड करने में ये मदद करते हैं। इस तरीके से फंक्शन के बेसिस पे हमने दांत के क्या देखे, प्रकार देखे, जो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं क्या कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 बार टीथ आते हैं पूरे जीवन काल में। जब बच्चे का जन्म होता है, न्यूबॉर्न जो बेबी होता है, 5 से 6 महीने के बाद में उसके टीथ निकलने लगते हैं। तो जो 1 से 2 साल तक टीथ निकलते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ। और फिर ये आपके कुछ एज के बाद में 4 से 5 साल 6 साल की एज में ये गिरने लगते हैं। फिर इनकी जगह पर जो रिप्लेस होकर के टीथ आते हैं वो आपके क्या होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, परमानेंट टीथ। और ये जो मिल्क टीथ होते हैं ये आपके टेम्परेरी टीथ होते हैं, है ना, ये आपके परमानेंट नहीं होते। तो देखें क्या कि जो बच्चों में टीथ आते हैं उनका जो नंबर होता है टोटल वो 20 होता है, 20 होता है। और जो रिप्लेस होकर के जब परमानेंट टीथ आते हैं तो उनका नंबर कितना होता है, उनका नंबर 32 मतलब 32 होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो मिल्क टीथ हैं उसमें कितने टीथ होते हैं, टोटल 20 होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि बच्चों के अंदर टीथ का नंबर कितना होता है, तो तुरंत आप कहोगे 20। अब इस 20 में कितने कितने टीथ हैं ध्यान देना। तो 20 टीथ में आप देखेंगे इंसीजर, कैनाइंस और प्रीमोलर और मोलर। देखिए ऐसा होता है क्या, दोनों जामे, अपर जामे, लोअर जामे, हम एक साइड का देखें अगर तो बच्चों में इंसीजर टोटल 8 प्रेजेंट होते हैं, कैनाइन आपके 4 प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बच्चों के अंदर आपके प्रीमोलर अनुपस्थित होते नहीं पाए जाते। मतलब प्रीमोलर एक ऐसे टीथ होते हैं जो पूरे जीवन काल में एक बार आते हैं। इसका मतलब ये कैसे हो गए, ये मोनोफायोडेंट हो गए, ठीक है, क्योंकि ये एक ही बार आते हैं, दोबारा नहीं। ये मिल्क टीथ में ये इंक्लूड नहीं होते हैं। फिर मोलर टीथ आपके कितने होते हैं, 8 होते हैं। जब आप इसको काउंट करोगे 8 आपके इंसीजर, 4 आपके कैनाइन और 8 आपके मोलर, जब टोटल इसको काउंट करोगे तो नंबर कितना बनेगा, 20। इसका मतलब बच्चों के अंदर 8 दांत आपके क्या होते हैं, क्रंदंत होते हैं, 4 रदनक होते हैं और 8 आपके क्या होते हैं, चर्मणक होते हैं। यहाँ पर अग्रचर्मणक दांतों की संख्या अनुपस्थित होती है, ये दांत नहीं पाए जाते बच्चों में। तो एक प्रश्न यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी अराइज हो रहा है कि बच्चों में कौन से टीथ आपके एब्सेंट होते हैं। ऑप्शन ए इंसीजर, ऑप्शन बी कैनाइन, ऑप्शन सी आपका प्रीमोलर और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, मोलर। तो तुरंत आप क्या करेंगे, यहाँ से रिकॉल करेंगे क्या
कि बच्चों के अंदर प्रीमोलर जो टीथ होते हैं, अग्र चमड़क जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो आपके एब्सेंट होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अडल्ट में बात करें तो यहाँ पर जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया, टीथ का नंबर बताया, वो अडल्ट का ही था। क्या इसमें प्रीमोलर कितने, आपके इंसीजर कितने होते हैं? 8 होते हैं। और उसके बाद में कैनाइन कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसके बाद में फिर आपका क्या आता है? प्रीमोलर, ये भी आपके 8 होते हैं। और आपके जो ये आपके जो मोलर होते हैं पहले ये 8 आते हैं, फिर एक सर्टेन एज के बाद 18 एज या 20 एज या 24 के बाद में आप देखोगे तो आपके 2 और आते हैं, सॉरी 8 आपके 4 और आते हैं, ये जिसे विजडम टीथ बोला जाता है। और कहा जाता है कि जो ये विजडम टीथ होते हैं, ये जो आपके अक्ल के दांत होते हैं, सुना होगा अपने घरों में अक्ल का दांत निकल रहा है, अब इसे माना जाता है कि ये वेस्टेजियल ऑर्गन है, यानी इसका कोई काम नहीं है, तो आने वाले समय में माना जाता है कि ये निकलना भी बंद हो जाएंगे। तो आप टोटल जब काउंट करेंगे तो 8 4 12 8 20, 8 4 12 12 8 20 और 20 और 8 28 और 4 32। इस तरीके से आपने देखा कि एक अडल्ट में, अडल्ट ह्यूमन के अंदर टोटल 32 दांत जो होते हैं वो किस तरीके से आप बता सकते हैं। अब इसी के रेफरेंस में अगर हम फार्मूला देखें, डेंटल फार्मूला, तो क्या होगा डेंटल फार्मूला? अगर आप एक देखो डेंटल फार्मूला कैसे बनेगा, आपका एक जाकर एक पार्ट आप लेंगे तो आप देखेंगे बच्चों में, चिल्ड्रन में अगर बात करें तो आपके दो एक साइड में, मतलब आपका जैसे क्या होता है, ये अपर जा है, ये लोअर जा है, तो अपर जा का एक पार्ट उठा लो ये वाला, इसमें इससे आप देखिए तो आपका डेंटल फार्मूला कैसे बनेगा? तो 2 बच्चों में, पहले हम बात करें बच्चों में, 2 1 0 2। इसका मतलब क्या हुआ? देखो 2 का मतलब क्या हो गया कि इस पार्ट में 2 टीथ किसके हैं? किसके हैं? वो आपके हैं इंसीजर। तो 2 इधर है तो 2 इधर है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ठीक है। जो आपके अपर जा लोअर जा के इधर राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट दोनों साइड में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या कि 2 टीथ इधर, 2 टीथ इधर, 2 टीथ इधर, 2 टीथ इधर, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? टोटल 8 इंसीजर हो जाएंगे। ये बच्चों में भी सेम रहते हैं और ये आपके अडल्ट में भी सेम रहते हैं। फिर आपका ये क्या है? ये आपका एक यहाँ पे बताया गया कि एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये आपके टोटल क्या होते? 4 आपके कैनाइन होते हैं, जो आपके बच्चों में भी सेम होते हैं और आपके अडल्ट में भी। ये बच्चों का नंबर है। और अडल्ट में देखें तो अडल्ट का फार्मूला क्या होता है? 2 1 2 और ये आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। क्यों 3 हो जाएगा? अभी देखते हैं क्या होता है। बच्चों में आपका प्रीमोलर एब्सेंट होता है तो प्रीमोलर की जगह हमने 0 लगाया। फिर आपका मोलर देखोगे तो एक पार्ट में मोलर अगर 2 हैं तो इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, आप चारों साइड को जब आप ऐड करोगे तो टोटल 8 हो जाएंगे। इसका मतलब आप इसको ऐड करो तो 2 1 3 3 2 2 1 3 और 3 2 5 और 5 आप इसके 4 पार्ट होते हैं भाई। ये आपका अपर जबड़ा, ये लोअर जबड़ा, इसका इसके 2 पार्ट और इसके 2 पार्ट, यानी 4 पार्ट टोटल हो गए। जब आप इसको क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपके 20 टीथ हो जाएंगे। तो अगर आपसे डेंटल फार्मूला पूछा जाए क्या होता है तो बच्चों में आपका होता है 2 1 0 2 और अगर अडल्ट में पूछा जाए तो 2 1 2 3। क्यों? क्योंकि ये आपका जो आपके अपर जा लोअर जा के आपके 4 पार्ट होते हैं, एक पार्ट का आपको ये दिखाया गया है। तो 2 का मतलब इंसीजर, ये आपका कैनाइन, ये आपका प्रीमोलर और ये मोलर। जब आप काउंट करोगे 2 1 3 3 2 5 5 3 8 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 4 पार्ट है टोटल, तो 8 4 जा 32, तो इस तरीके से 32 टीथ आपके हो जाएंगे। तो आपने देखा आज टीथ के बारे में, टीथ का फंक्शन क्या होता है मैंने अभी डिस्कशन किया। टीथ के बारे में जो कुछ भी आपके इंपॉर्टेंट जो आपके कॉन्सेप्ट और फैक्ट थे वो हमने यहाँ पर डिस्कशन किए। बाकी जो टीथ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज इस सेशन में हम लोग चीजें ऐड करेंगे, है ना, वो चीजें आपको समझ में आएगी। तो इस तरीके से आपको टीथ के बारे में समझ में आया कि टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टीथ के टाइप्स कैसे होते हैं और उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। साथ साथ में हम लोगों ने देखा कि मिल्क टीथ में क्या उस टीथ का जो फंक्शन होता है, टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, और परमानेंट टीथ में क्या टीथ का स्ट्रक्चर या टीथ का जो टाइप्स होता है वो क्या होता है। बाद में हम लोगों ने क्या किया, डेंटल फार्मूला देखा। इस तरीके से हम लोगों ने एक ब्रीफ स्टडी की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारा टीथ है।
आप लोगों को सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो आप क्या करिए, इसे लाइक करिए और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और क्या करिए आप लोग, एक यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि चैनल हमारा क्या है, हम लोगों ने स्टार्टिंग की है, तो यहाँ पर आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का आशीर्वाद बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मायने रखता है। तो क्या करिए आप अपनों के बीच में, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में चैनल को क्या करिए, साझा करिए, शेयर करिए। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें अच्छी लग रही हैं या जो भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स पे जाकर के आप उसके क्या करिए, अप्रिशिएट करिए या कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट जरूर करिए। जो कुछ भी आपको अगर कोई सजेशन के तौर पे कोई सुझाव देना है तो आप क्या करिए, सुझाव भी दीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे जाकर के। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी। अब हम लोगों ने टीथ के बारे में जाना, अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, टंग के बारे में देखेंगे। आज की जो यहाँ ये वाले जो आपका क्लास होगी या आज का जो लेक्चर होगा वो यहीं पे होगा। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग टंग से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग अलग अलग जो एलिमेंट्री कनाल के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, जैसे आगे के फायरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, ये सारी चीजें देखेंगे। और हम एक टेबल भी बनाएंगे अलग अलग पार्ट में, लास्ट में एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग पार्ट में एलिमेंट्री कनाल के अलग अलग का जो डाइजेशन होगा वो भी देखेंगे। क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करेगी, उसके सलाइवा का कंपोजिशन देखेंगे और सलाइवा का हमारे डाइजेशन में क्या रोल होता है, ये सब चीजें हम उसको ब्रीफ में देखेंगे। तो आज का सेशन अगर आपको समझ में आ रहा है या पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को क्या करिए, कमेंट सेक्शन पे जाइए और इसको रिकमेंड करिए या एक तरीके से क्या करिए, कमेंट करिए और लोगों के बीच में चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और अब जो भी हमसे हो बन रहा है हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या यहाँ पर हम चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।